हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है? जिस तरह 8 6 से संबंधित है उसी तरह हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे और संख्या जो आएगी वो 12 से कैसे संबंधित होगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, इस टाइप का एक प्रश्न बनता ही है रीजनिंग में, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो चाहे रेलवे का, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, कई दफ़ा क्या किया जाएगा कि आपको यहाँ पे शब्द दे दिया जाएगा। ठीक है, या क्या किया जाएगा तो आपका अल्फ़ाबेट का पेयर दे दिया जाएगा। लेकिन हमारा तरीका क्या होगा, कुछ भी यहाँ पे देगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं। तो हम करते क्या है कि जो भी 2 पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 पेयर की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 8 और 6 हैं। हम ये देखते हैं कि ये 2 पेयर की संख्याएं 8 6 कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग क्वेश्चन मार्क और 12 में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब सवाल है कि 8 से यहाँ पे देखिए 6 बन रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है, हम सोच रहे हैं कि 8 से 6 बन रहा है, अगर 8 में से -2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। उसी तरह क्या हुआ होगा, यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसमें से -2 करेंगे तो 12 आएगा, यानी यहाँ पे क्या संख्या रही होगी, 14 रही होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश 14 किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक सवाल गलत है, हम कुछ और अप्रोच सोचेंगे, कुछ और तरीका सोचेंगे जो 8 और 6 उस तरीके से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से 8 से संबंधित होंगे उसी तरह क्वेश्चन मार्क और 12 में जो संबंध लाएंगे तो ऑप्शन में आंसर भी तो हमारा आना चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो एक दिमाग में बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो अगर कहीं स्क्वायर दिखे, क्यूब दिखे तो उस पर विशेष फोकस कीजिए। जैसे यहाँ पे आपने ध्यान से अगर देखने का प्रयास किया होगा तो यहाँ पे 8 है, 8 क्या है तो 2 का क्यूब है कि नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना तो आप लोग कोई अगर संख्या स्क्वायर दिया है, वर्ग और या क्या दिया है, क्यूब दिया है, या ऑप्शन में भी दिया हो या यहाँ पे दिया हो, तो विशेष उस पर फोकस करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब करके 8 को लिखा जा रहा है, और 6 को कैसे लिखा जा रहा है, तो 2 का जो क्यूब है उसके जो डिजिट है प्रयोग किया गया है, 2 प्रयोग किया गया है और पावर 3 किया गया है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया, दूसरी संख्या बन गया। उसी तरह ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करें, 12 की बात करें तो 12 का फैक्टर कर देंगे तो 4 और 3 करने पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं, 4 और 3 करने पे 12। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया था, 2 जो नीचे संख्या थी उसको पहले मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 4 नीचे संख्या रख लेते हैं और इसके पावर 3 लगा लेते हैं। तो 4 चौको 16, चौको 64, समझ पाए होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, 2 के पावर 3 था तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था। उसी तरह जब 12 क्या है, 4 इंटू 3 है तो 4 नीचे आ जाएगा और 4 के पावर 3 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 64 आएगा। और 64 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। सीरीज का जब भी प्रश्न मिले, देखिए सीरीज क्या है, 21 है, 66 है, 204 है, 621 है, 1875 है, क्वेश्चन मार्क। देखिए जब भी कोई सीरीज का प्रश्न मिले ना तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, मेनली कोई भी सीरीज होता है तो 2 बात विशेष ध्यान देनी होती है। पहली बात हमें ये देखना होता है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या मिक्स सीरीज है। और दूसरी बात हमको ये देखनी होती है कि 2 संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है, 2 संख्याओं के जो बीच में डिफरेंस है 20 से कम है या अधिक। और तीसरी बात एक और ऐड कर लीजिए, जब भी कभी भी जो लास्ट वाली संख्या होती है वो पहली संख्या का ज़्यादा गुना हो जाए, यानी 50 से ज़्यादा गुना हो, 40 गुना से ज़्यादा हो। यानी अगर 20 की बात करें, 21 की बात करें, 875 का, तो बहुत ज़्यादा गुना करने पे हमको 1875 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इस सीरीज की अगर बात करें तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। 21 आ रहा है, 21 के बाद बड़ी संख्या 66, 66 के बाद बड़ी संख्या 204, 204 के बाद बड़ी संख्या 621, 621 के बाद बड़ी संख्या 1875। अब हमको करना क्या होगा, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और किसी भी 2 संख्या के बीच में डिफरेंस लेंगे तो 20 से ज़्यादा होगा, प्लस 20 से डिफरेंस ज़्यादा होगा, या प्लस ये वाला देख लीजिए प्लस 20 से ज़्यादा डिफरेंस, या आप देख लेंगे कि लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 50 गुना से ज़्यादा है कि नहीं। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो यानी बढ़ते क्रम में हो और 2 संख्याओं के बीच में डिफरेंस हो 20 से ज़्यादा हो, या आखिरी जो संख्या हो पहली संख्या का 50 गुना से ज़्यादा हो, उस केस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगली बार अगर कोई सीरीज का प्रश्न आएगा ना तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है, दिमाग लगाना ही नहीं, आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाएंगे कि इसमें क्या करेंगे, कुछ गुणा होगा या प्लस और माइनस होगा, यही होगा। तो आपको यहाँ क्लियरिटी बन गई कि
कि इसमें कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा और प्लस और माइनस हो रहा होगा। अब देखिए 21 से 66 कैसे आ सकता है, तो हमको पता है कि गुणा कुछ ना कुछ होगा, तो 66 के पास की कोई संख्या ले लेते हैं जो 21 का मल्टीपल होगा। तो 21 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आएगा। और लेकिन यहाँ 66 दिया तो प्लस 3 ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बोला हूँ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा या प्लस होगा या माइनस होगा, बोले हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 66 है ना, 66 से 204 कैसे आ सकता है, पुनः क्या करिए 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 19, 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा ना। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना ऐड कर दें, 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो जब 6 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 204 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगली बार पुनः 204 में क्या कीजिए, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, और जब 3 का मल्टीप्लाई करके पुनः 9 ऐड कर देंगे तो 621 आ जाएगा, ठीक है। पुनः 621 में क्या कीजिए, आप 3 का मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 12 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1875। अब ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और प्लस 3 ऐड किया। अगली बार मैंने क्या किया कि 3 का तो मल्टीप्लाई किया लेकिन 3 ज़्यादा ऐड किया, मैंने पहली बार मैंने 3 ऐड किए थे तो दूसरी बार कितना ऐड किया, 6, 3 ज़्यादा। अगली बार पुनः मैंने क्या किया कि 3 तो मल्टीप्लाई किया लेकिन अगली बार पुनः 3 ज़्यादा ऐड किया, यानी 6 से पुनः 3 ज़्यादा 9 ऐड किया। अगली बार पुनः 3 का मल्टीप्लाई हुआ और क्या किया गया, तो 3 ज़्यादा ऐड किया गया, यानी 9 से कितना ऐड किया गया, यहाँ पे 12 ऐड किया गया। तो अगली बार क्या होगा, 1875 की अगर बात कर लें तो इसमें क्या होगा, तो अगली बार अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो 1875 में पुनः हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब ऐड कितना करेंगे, तो 12 में प्लस 3 ज़्यादा 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करिए 1875 में, तो 3 पचे 15 कर 5 हासिल 1, 7 तरीके 21 1 22 कर 2 हासिल 2, 8 तरीके 24 24 2 26 कर 6 हासिल 2, और 3 का में 3 3 2 5, कितना आ गया, 5625 आ गया। और इसमें जब 15 आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5640 आ जाएगा। देखिए 5640 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए सीरीज का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न होता है जितनी, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, अगर उन पॉइंटों को आप पकड़ लेंगे ना तो आप देखते ही सीरीज को समझ जाएंगे कि उसमें आपको करना क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों में से हमको क्या करना है, तो चूज करना है कि कौन से 3 ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं और एक शब्द ऐसा है कि संबंधित नहीं है, उनमें विषम है। तो दिया क्या दिया गया है आपका, पहले दिसंबर महीना का नाम दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में मार्च महीने का नाम है, तीसरे ऑप्शन में मई क्या है, महीने का नाम, चौथे ऑप्शन में आपका जून है, महीने का नाम। अब तो यहाँ कन्फ्यूज हम हो गए कि यार सब जगह तो महीने का नाम ही दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग अगर आप लगाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो दिसंबर होता है ना डियर, वो 31 का महीना होता है, यानी 31 दिन का महीना होता है। उसी तरह जो मार्च होता है ना 31 दिन का महीना होता है। उसी तरह जो मई होता है ना 31 का महीना होता है। उसी तरह जो जून लेकिन होता है वो 30 का महीना होता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए, सी और बी क्या हैं, जो महीने हैं 31 के हैं, तो इसलिए तीनों एक प्रकार के हैं, और आपका जून क्या है 30 का है, इसलिए यह क्या है, विषम है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए कि अगर आपको एक चीज़ ना पता हो कि कौन सा महीने कितने दिन का होता है, तो मैं एक बार उसको बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे मैंने तो बता दिया दिसंबर 31 का, मार्च 31 का, मई। ये चीज़ आपको कहाँ पे काम देगा, तो कैलेंडर में भी काम देता है, ठीक है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अगर मैं जनवरी की बात करूँ, जनवरी महीने की, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे। जनवरी की बात करें तो ये 31 का होता है, ठीक है। दूसरी बात करें, अगर फरवरी की बात करें, शॉर्ट में लिख रहे हैं, फरवरी की बात करें तो यह देखिए अगर लीप ईयर होगा तो या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा। अब देखिए जब नॉर्मल ईयर होता है ना, जैसे कि सामान्य वर्ष होता है ना, तो 28 का होता है, लेकिन लीप वर्ष होता है ना तो 29 का हो जाता है, जो हर 4 साल बाद आता है। जैसे अगर 2008 क्या है, 2008 आपका लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चलेगा कि कोई साल लीप ईयर है कि नहीं, जो 4 से डिविजिबल होगा वह आपका लीप ईयर होगा, और जो 4 से डिविजिबल साल होगा वह लीप ईयर होगा, वह उसका फरवरी जो होगा 29 का होगा। देखिए फरवरी हो गया आपका। अब मार्च की बात कर लेते हैं, एम से मार्च होता है, मार्च भी कितने का होता है, 31 का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मार्च आपका हो गया। उसके बाद इधर बात कर लेते हैं अप्रैल का, तो अप्रैल कितने का होता है, तो अप्रैल आपका 30 का होता है, ठीक है। उसी तरह पुनः एम से मई, मई कितने का होता है, तो 31 का होता है।
ठीक है। जून, जे से जून, जून कितने का होता है? तो 30 का होता है। पुनः आपका जो जुलाई होता है, जे एल से जुलाई कितने का होता है? तो 31 का होता है। पुनः अगस्त कितने का होता है? ए से अगस्त कितने का होता है? तो ए भी 31 का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर देख लीजिए यहाँ पे सितंबर, एस से सितंबर कितने का होता है? तो 30 का होता है। अक्टूबर, ओ से अक्टूबर कितने का होता है? तो 31 का होता है। एन से नवंबर, एन से नवंबर, नवंबर कितने का होता है आपका? तो एन से नवंबर आपका हो जाता है पुनः 30 का, और दिसंबर कितने का हो जाता है? तो 31 का हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये पता रहेगा ना तो कैलेंडर में भी काम देता है। आप लोग सिंपली एक दो बार लिख लीजिएगा और लिख करके इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करने का संकेत देता है। इस टाइप का भी एक प्रश्न भर भर के पूछा जाता है, चाहे रेलवे एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है। इसमें देखिए कहा जा रहा है ना कि जो ये शब्द दिए गए हैं ना, इनको एक तार्किक क्रम में अरेंज करना है, यानी एक लॉजिकल क्रम में अरेंज करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द पहले आएगा? ये सवाल उठता है, बिल्कुल बात सही है। तो आप लोग क्या किया कीजिए कि जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो एक बार सारे शब्दों को आप एक बार 1 से 2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। पहला में दिया घुटना, दूसरे में दिया गर्दन, तीसरे में जांग, चौथे में सिर, पांचवें में पैर का अंगूठा, छठे में कमर। अब इन शब्दों को एक बार मैंने पढ़ा तो मुझे क्लियरिटी बन रहा है कि ये शरीर के सारे पार्ट हैं, यानी शरीर के सारे अंग, मतलब हिस्से हैं कहीं ना कहीं के। घुटना पैर का है, सिर ऊपर का है, गर्दन नाक को इसको बोलते हैं, सर के नीचे को बोलते हैं, जांग किसको बोलते हैं? कमर के नीचे को बोलते हैं। यानी इतना क्लियरिटी मिल गया कि ये सारे क्या हैं? शरीर से ही रिलेटेड क्या हैं? आपके पार्ट हैं। तो यही होगा, या तो हम सर से नीचे चले जाएं या पैर से ऊपर चले जाएं, यही तो होगा ना। बात समझ पा रहे होंगे? तो या तो सबसे पहले 4 आएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले या तो 4 सिर आएगा, या तो सबसे नीचे से लेंगे तो पैर का अंगूठा आएगा 5। लेकिन दुर्भाग्यवश 4 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 से ही शुरू करेंगे, यानी नीचे से पैर के अंगूठे से। तो सबसे पहले तो पैर का अंगूठा 5 नंबर आ गया। उसके बाद क्या आएगा? देखिए, पैर के अंगूठे के बाद क्या आता है? तो आपका घुटना आता है। घुटना ही तो आता है ना, यानी 1 नंबर पे घुटना हो जाएगा। और घुटने के बाद क्या आता है? तो आपका जांग आता है। जांग ही तो आता है, यानी 3 नंबर। उसके बाद क्या आता है? तो आपका कमर आता है 6 नंबर। उसके बाद क्या आता है? तो गर्दन आता है 2 नंबर। उसके बाद ही तो सिर आता है 4 नंबर। यानी हमारा कुछ ये तार्किक क्रम बनेगा 513 624, और 513 624 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? दिया गया है कि पी टी एक्स जिस तरह आर भी जेड से संबंधित है, उसी तरह बताना है सी जी के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस आपका तो अक्षर से संबंधित होगा। अब पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, जो 8, 6, 12 था और क्वेश्चन मार्क था, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है, लेकिन अंतर इतना ही है कि वहां पे नंबर था और यहाँ पे क्या दिया गया है? तो आपको अक्षर दिया गया है, लेटर दिया गया है, लेकिन करने का तरीका सेम वही होगा। जो भी 2 पेयर के आपके, जैसे यहाँ पे 2 पेयर कौन कौन से बन जाएंगे? पीटीएक्स और आरबीजेड, हम देखेंगे कि ये कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम संबंध, सेम लॉजिक को हम लोग क्या करेंगे? सी जी के और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। लेकिन अब एक सवाल उठेगा, देखिए जब भी कोई अल्फाबेट का पेयर होता है ना, जैसे पीटीएक्स को आरबीजेड अल्फाबेट के पेयर से हम लिखे हैं ना, इसको किए हैं ना, तो यानी कि जब भी कोई अक्षर किसी अक्षर से ही कोड किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है ना कि प्लेस वैल्यू में प्लस या माइनस कुछ करके क्या किया जाता है? कोड किया जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पीटीएक्स है ना, इसको आरबीजेड कैसे लिखा जाएगा? तो पीटीएक्स के प्लेस वैल्यू में, पी के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके आर को लिखेंगे, टी के प्लेस वैल्यू में या तो कुछ प्लस या माइनस करके भी को लिखेंगे, एक्स के प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस या माइनस करके जेड लिखेंगे, यही होगा। और जिस प्रकार से हम इस पीटीएक्स को आरबीजेड लिखेंगे, उसी तरीके से सी और जी के में लगा करके हम क्वेश्चन मार्क पे अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? आप कहेंगे 16 होता है, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो 20 होता है। एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो आपका 24 होता है। और यहाँ पे क्या है? तो आर का प्लेस वैल्यू 18, और भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो 22, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो 26। अब देख पा रहे होंगे कि 16, पी का प्लेस वैल्यू 16 था, 16 से इसको 18 लिखा है, यानी +2 क्या है?
पुनः p का प्लेस वैल्यू 20 था, इसको 20 से क्या लिखा है 22 लिखा है, यानी यहाँ भी +2 किया है, v का प्लेस वैल्यू 22। पुनः 24 से क्या किया गया है 26 लिखा गया है, यहाँ भी +2 किया गया है, यानी x का प्लेस वैल्यू 24, इसको 26 यानी z लिख रहा है, यानी +2, यानी कुछ नहीं हो रहा है, PTX का जो अक्षर है ना इसके प्लस वैल्यू में +22 ऐड करके इसको RVZ लिखा जाता है। तो सेम प्रक्रिया से हम लोग क्या कर लेंगे C, G और K को लिख लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, लिखिएगा तो आपकी लुटिया डूब जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा। वो दौर जमाना चला गया जब आप लिख करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो भी रीजनिंग के प्रश्नों को, तो फिर तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर दूर हैं। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपका अप्रोच क्या होगा, सिंपली आपको पता चलेगा +22 हो रहा है, तो C का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, 3 में 2 ऐड करिए 5, 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है E का होता है, डायरेक्ट आपको लिखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। G का प्लेस वैल्यू 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है तो I का। K का प्लेस वैल्यू 11 होता है, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 होगा, 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है तो M का। यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आपका आएगा तो EIM आएगा, और EIM किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी होते हैं। आदित्य शीर्ष से मेरिट क्रम में 11वें स्थान पर है, नीचे से आदित्य का रैंक क्या है। बिल्कुल एक फिक्स टाइप का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अगर जब भी आए तो आप इस पैटर्न को याद रखिएगा। कहा जाएगा कि कुल विद्यार्थी कितने 30 हैं, आदित्य का शीर्ष से 11वां है तो नीचे से पूछेगा, तो आदित्य का नीचे से क्रम बराबर हो जाएगा 30 - 11 + 1। याद रखिएगा 30 में से 11 निकालेंगे 19 + 1 यानी 20, यानी आदित्य का जो नीचे से क्रम होगा वो कौन सा हो जाएगा 20वां, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा। कहेगा कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जिसमें किसी फलाना विद्यार्थी का जो रैंक है ऊपर से या नीचे से इतना है, तो ऊपर से बताइए। तो आप लोग आसानी से क्या कीजिएगा, टोटल माइनस जो क्रम दिया गया हो नीचे से उसको माइनस कीजिएगा और एक ऐड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा नीचे से पूछे चाहे ऊपर से पूछे। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह ढोल तालवाद से संबंधित है उसी तरह गिटार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम 1 नंबर का सवाल है, और अभी हम लोगों ने क्या किया था, इसके ऊपर किया था, एक सवाल किया था जो 5 नंबर का सवाल था, उसको हमने किया था, वहाँ पे क्या दिया गया था, अक्षर दिया गया था। सेम वही सवाल है, अंतर इतना है कि यहाँ पे आपको शब्द दिया है। करने का तरीका सेम वही होगा, दो जो पेयर के शब्द हैं उनको हम पकड़ेंगे और चेक करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे जैसे ढोल ताल वाद है ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग गिटार और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब ढोल और ताल वाद की बात करें ना, तो जो ढोल होता है ना, ढोल जो होता है ना एक वाद्य यंत्र होता है। किस तरह का वाद्य यंत्र होता है तो तालवाद होता है। ढोल एक यंत्र है, किस तरह का तो तालवाद। उसी तरह जो गिटार एक यंत्र होता है ना, वह किस प्रकार का होता है तो तत्ववाद होता है। क्या होता है, जो आपका गिटार होता है ना वह किस प्रकार का यंत्र होता है तो तत्ववाद होता है। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तत्ववाद। जिस तरह ढोल एक यंत्र है किस प्रकार का तो तालवाद प्रकार का, उसी तरह जो गिटार है आपका एक यंत्र है तत्ववाद प्रकार का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए कुछ चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। अब पहली बार आप सुन रहे होंगे कि ढोल तालवाद तो समझ में आ रहा है कि ढोल पे पीटते हैं तो एक ताल से ही पीटते हैं, लेकिन गिटार के केस में उतना नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा कि गिटार एक यंत्र होता है किस प्रकार का तो तत्ववाद। आपको ये पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। कई दफ़ा क्या किया जाएगा कि यहाँ पे कोई कंट्री दे देगा, ध्यान से समझिएगा, कंट्री दे देगा और उसकी यहाँ पे मुद्रा दे देगा, पुनः यहाँ कंट्री का नाम और यहाँ मुद्रा। तो जब तक आपको कंट्री के मुद्रे का नाम पता नहीं रहेगा तब तक नहीं ना आप जान पाइएगा, नहीं ना कर पाइएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि किस कंट्री का कौन सा मुद्रा है, उसको याद करना पड़ेगा ना। उसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा कि ये शब्द इससे रिलेट होता है और किस प्रकार होता है, उसको आपको याद करना पड़ता है। उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रमेश 25 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दोबारा वह बाईं दिशा में मुड़कर 25 मीटर दूर जाता है। डायरेक्शन का प्रश्न है, सिंपल सी बात है, जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे हम करके इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन सिंपल सी एक बात तो आपको पता होगा ना
कि ऊपर नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, नीचे साउथ यानी दक्षिण होता है, इधर आपका ईस्ट यानी पूर्व होता है, और इधर वेस्ट यानी क्या होता है, पश्चिम होता है। इतना तो बात आप सबको पता होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग मूव करेंगे और सॉल्व करेंगे। बोले हैं कि रमेश 25 मीटर उत्तर दिशा में चला। 25 मीटर उत्तर का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ चला 25 मीटर, चला देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। यहाँ से ये क्या करता है, बाईं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोलता है, दोबारा वह बाईं दिशा में मुड़कर 25 मीटर चलता है। दोबारा यहाँ से क्या करता है, तो बाईं यहाँ से मुड़ जाता है और क्या करता है, तो 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर चला देते हैं। पुनः क्या होता है, फिर बाईं ओर घूमकर 50 मीटर चलता है। पुनः यहाँ से क्या करता है, बाईं ओर घूम करके 50 मीटर चलता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। सिंपल सी बात है, यहाँ से चलना शुरू किया था ना, और यहाँ पे आ गया है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 50 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 है। ऊपर देखिए 20 है ना, ये वाला, तो नीचे भी 20 होगा, तो इतना कितना हो जाएगा, 50 में से 20 निकाल देंगे तो ये 30 हो गया। तो यह 30 मीटर प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच में दूरी कितनी है, 30 मीटर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न दिया गया है कि 8, 2, 3, 48 जिस प्रकार संबंधित हैं, उसी तरह 6, 3, 4, 72 संबंधित है। तो उसी तरह बताना है कि 12, 2, 1 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, संख्या हमको बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। हम एक चीज़ ये देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, और आप देखते बता सकते हैं कि क्या होगा, कुछ में इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। देखिए, हमें करना क्या होता है ना, जैसे इसमें पहले वाले में डायग्राम में 8, 2, 3 दिया और 48 दिया है। हम ये देखते हैं ना कि ये संख्याएं कैसे संबंधित हैं। अब संबंधित है ये देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं ना, हम देखते क्या है कि जो बड़ी संख्या है ना, ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी संख्या है ना, वो छोटी संख्याओं से कैसे आ रहा है, हम ये देखते हैं मेनली। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो बड़ी संख्या होती है, जब भी इस तरह का डायग्राम में कभी भी क्वेश्चन मिले, तो आप ये प्रयास कीजिए कि जो बड़ी संख्या होती है ना, वो कैसे छोटी संख्याओं से आ रही है, बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 8 है, 2 है, 3 है और बड़ी संख्या 48 है। तो प्रयास हम ये करें कि 8, 2, 3 से 48 कैसे आ सकता है। अगर मल्टीप्लाई कर दें 8 का, 2 का और 3 का, तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2 इंटू 3, तो 8 दूना 16 और 16 3 48, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। उसी तरह 6 का और 3 का और 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना हो गया, 36, 18 चौक 72, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। यानी क्लियर बन गया कि ऊपर की 3 संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने पे चौथी संख्या बन रही है। तो सेम यहाँ भी कर लेते हैं, 12 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 24 कम 24, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 24 आ जाएगा। और 24 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, अनपढ़ो, निर्धन और बेरोजगार। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं, एक किसी शब्द को, आप किसी भी शब्द को एक पकड़ लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इसमें निर्धन को पकड़ लेता हूँ। तो निर्धन मैंने यहाँ पकड़ लिया, क्या है, तो निर्धन है। ध्यान से समझिएगा, निर्धन। अब देखिए, कुछ जो बेरोजगार होंगे वो क्या होंगे, निर्धन होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया, बेरोजगार बना लिया। अब देखिए, जो कुछ बेरोजगार होंगे वो निर्धन भी होंगे, और जो कुछ बेरोजगार होंगे वो क्या होंगे, आपके अनपढ़ भी होंगे, अनपढ़। अब देखिए, कुछ निर्धन ऐसे होंगे जो अनपढ़ और बेरोजगार भी होंगे, उसी तरह कुछ अनपढ़ ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, निर्धन और बेरोजगार भी होंगे, और कुछ बेरोजगार ऐसे होंगे जो निर्धन और अनपढ़ होंगे। यानी कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। अब पूछा जा रहा है कि जो आपके अक्षर दिए गए इनके बीच में खाली स्थान है, तो इनमें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन रखा जाए यहाँ पे कि जो आपका एक सीरीज बनने लगेगा, ठीक है। तो सिंपली अगर ध्यान से थोड़ा सा अगर वोकैब आपका अच्छा होगा ना, तो सिंपली दिख रहा है, कोई बड़ा मैटर वाला सवाल नहीं दिया गया है।
अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। लेकिन सिंपली आपको दिख रहा है ना क्या लिखा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, हमको लग रहा है ऐसा कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक सीरीज चल रहा है, ठीक है, देखने पे ही लग जा रहा है। PROD यहाँ पे करिए U। अब कहिएगा सर आपको तो दिख गया, हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ आप लोग। देखिए प्रोडक्ट UCT, तो यहाँ पे PROD UCT यहाँ हो जाएगा, पुनः यहाँ P हो जाएगा, RODUCT हो जाएगा, पुनः PRO प्रोडक्ट DUCT यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे CT देखिए। अब आ जाएगा ODTPCTUC, देखिए किसी ऑप्शन में है ODTPCT CT, OD ए में तो है नहीं, ODTP है, CT भी है, UC ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए आपको लग रहा होगा कैसे हुआ, तो थोड़ा बहुत इतना तो दिमाग आप लोग पता होना चाहिए कि जो भी आपको इस तरह का दिखे तो आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या बन सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको ये तरीका ना समझ में या फिर आप पकड़ ना पाए, तो सिंपल सी बात है, एक तरीका बता रहा है। आप क्या कीजिएगा ना, सबको काउंट कर लीजिए, खाली स्पेस के साथ साथ क्या कीजिएगा आप लोग अक्षरों को भी काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बन गया कि नहीं। अब देखिए या तो समझिएगा ध्यान से, या तो इसको या तो 21 का फैक्टर कर लेंगे तो 7 बन जाएगा और 3, या तो 7 7 का पेयर बनेगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको फैक्टर कर लेते हैं तो 7 होगा और 3 होगा, या तो मैं 7 7 का पेयर बनाऊँ या तो 3 3 का। लेकिन अगर आप लोग और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि जो जिसमें इसमें अक्षरों का प्रयोग किया गया है वो कौन कौन से अक्षर हैं। P है, R है, O है, U है, C है, D है, यही आपके 7 अक्षर हैं जिनका प्रयोग करके इस सीरीज को पूरे बनाया गया है कि नहीं। आप देख लीजिए ध्यान से, तो आपने इस अक्षरों को काउंट किया तो आपको पता चला 1 2 3 4 5 6 7 ही अक्षर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्हीं 7 ही अक्षरों का एक पेयर बन रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि 7 7 का ही पेयर बनाएंगे। और जब हम 7 7 का पेयर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए और पुनः कितना हो गया 4 1 5 2 7, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिए, यही बनेगा। अब देखिए PRO, यानी यहाँ देखिए PROD है ना, यहाँ पे PROD बिल्कुल है, यानी R के पहले P था तो यहाँ पे R के पहले P रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, R के बाद यहाँ पे क्या है तो OD है, यहाँ पे R के बाद OD है तो यहाँ R के बाद OD होगा, ठीक है, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे PROD हो गया, लास्ट में देखिए आपका लास्ट में क्या बन रहा है, आपका जो 7वां बन रहा है यहाँ पे भी PROD, उसके बाद लास्ट में T बन रहा है तो यहाँ भी लास्ट में T आएगा और यहाँ भी लास्ट में T आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि क्या हमारा बन गया PRODUCT, पहले से PRODUCT बन रहा है तो यहाँ भी होना चाहिए PRODU, यहाँ C आ गया, T हो गया, पुनः PRODUCT होना चाहिए यहाँ पे भी, तो हम यहाँ लिख देते हैं UCT। अब इसी को देख लेंगे तो आपका ऑप्शन C आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे बेटे की माँ का भाई है। ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न अपने आप में अच्छे प्रश्न होते हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें अगर रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और ब्लड रिलेशन से सवाल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। और ब्लड रिलेशन के सवाल अपने आप में अच्छे सवाल होते हैं। इस तरह का जब भी सवाल मिले ना तो मैं सलाह दूंगा आप ओरली मत कीजिएगा, क्योंकि ओरली करने पे गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा तरीका अप्रोच क्या होगा करने का, उसी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो भी लैंग्वेज दिया है उस लैंग्वेज के आधार पे, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया है उसी के आधार पे हम एक जनरेशन ट्री बनाएंगे और उसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। कोई राखी लड़की है, बना लेते हैं इसको राखी। अब जाहिर सी बात है राखी लड़की है तो ये माइनस होगा। किसी आदमी की तस्वीर की, मान लीजिए कोई यहाँ पे आदमी था, ठीक है ना, आदमी था, इसकी आदमी है तो प्लस होगा। इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी बोलती है कि वह आदमी जो है मेरे बेटे की माँ का भाई है। यानी मेरे बेटे, यानी राखी के बेटे, राखी का कोई बेटा होगा प्लस राखी के बेटे, मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे की माँ यानी खुद राखी का भाई है, वह आदमी क्या है, भाई है।
यानी सिंपल दिख गया कि राखी का वो क्या बन रहा है, आदमी भाई। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि उस आदमी का राखी से क्या संबंध है, यह आदमी राखी का क्या है, तो सिंपल सी बात है भाई है, ये तो हमको क्लियर दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपराह 2:13 पर घंटा सुई और मिनट सुई के बीच न्यून कोण क्या होगा। बिल्कुल एक फिक्स टाइप क्लॉक का प्रश्न है, पूछा जाता है इस तरह का एक प्रश्न। इसको करने का एक फार्मूला सिंपल सा होता है, उसे आप लोग याद रखिए, क्योंकि फार्मूला अगर पता नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाइएगा, मुश्किल होगा। इसलिए उसको रट जाइए, रट के पी जाइए, उसको याद रखिए। वो फार्मूला कैसे काम करता है मैं बता रहा हूँ। जैसे जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि घंटे और मिनट की सुई, जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि 7:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितना हो गया, तो आप उस फार्मूले को लगा करके आप आसानी से ला सकते हो। फार्मूला क्या होता है, घंटे और मिनट के बीच में कोण यानी थीटा का मान क्या होता है, तो आपका 60h माइनस क्या होता है 11m डिवाइडेड बाई 2 होता है, फॉर्मूला होता है। h क्या होता है, घंटे का मान होता है। जैसे मैं बोलूँ 7:30 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 h की जगह 7 रखेंगे, और m क्या होता है, मिनट होता है, m की जगह मैं 30 रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका 2 दिया गया है, तो 60 की जगह 60 इंटू एच की जगह 2 रखेंगे, 2 घंटा है। और माइनस एक्चुअली में ये नहीं होता है, डिफरेंस होता है, इसको डिफरेंस करेक्शन कर लीजिए, डिफरेंस होता है, यानी जो बड़ी संख्या होगी ना उसमें से हम छोटी को घटाएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 11 कर लेते हैं, और m का वैल्यू 13 है कि नहीं, m का वैल्यू 13 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 दूना 120 और माइनस 11 13 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 कम 13 और 13 कम 13 14 143। तो यहाँ डिफरेंस ले लेंगे, तो यहाँ 120 143 में से 120 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। और 23 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11.5 आ जाएगा, 11.5 डिग्री आएगा, मान आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 11.5 ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का अर्थ घटाना, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ जोड़ है तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, लेकिन एसएससी पूछती है, इसलिए मैं इस तरह के प्रश्नों को रखता हूं ताकि आप लोग इस तरह के प्रश्नों से अवेयर रहें। सिंपल सा बात पूछ रहा है ना, बोल रहा है कि ए जो है ना, ए का मतलब क्या है, घटाना। तो जहां जहां इस इक्वेशन में ए है वहां माइनस रख लेंगे, और बोल रहा है बी का अर्थ भाग है, तो जहां जहां इस इक्वेशन में बी होगा वहां भाग रख लेंगे, और सी का अर्थ क्या है, गुणा, तो जहां जहां सी होगा वहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है। 8 है, ए का मान क्या दिया गया है, घटाना, तो घटाना कर लेते हैं, और बी का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग कर लेते हैं, और सी का अर्थ गुणा है तो गुणा कर लेते हैं, और डी का अर्थ जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, और इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 16 से काटेंगे तो 16 पच्चे 80 हो गया, 5 और 9 पच्चे 45 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 450 प्लस कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। अब देखिए 21 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, 21 8 कितना हो गया 29, यानी कि 21 8 29 हो गया, और माइनस 450 कर लेंगे, ठीक है। तो 21 8 29 और माइनस जब 450 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस कर लीजिए, यानी 421 आएगा, और किस में आएगा, निगेटिव में आएगा 421, क्योंकि 450 क्या है, बड़ी संख्या है जो माइनस में है, तो इसमें डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस में 421 आएगा, और माइनस 421 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। सिलॉक्स के बारे में भी मैं एक बात जरूर आपको बोलना चाहूँगा कि सिलॉक्स का ऐसा प्रश्न होता है कि एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे, चाहे एसएससी का भी एग्जाम सीजीएल का हुआ है, आप लोग पेपर उठा के गूगल पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, देखिएगा। हर सेट में 25 क्वेश्चनों का एक सेट बनता है, उस सेट में हर 25 क्वेश्चन के रीजनिंग में एक आपका सिलॉक्स से प्रश्न मिलेगा। एक से ज़्यादा हो जाएगा, एक से कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सेट में आपका सिलॉक्स से प्रश्न न मिले। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि आपका 2 नंबर एक पक्का करता है, ठीक है। मेंस में सीजीएल मेंस अभी होगा दिसंबर में, तो उसमें भी आपका 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हो जाता है, और इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनना ही होता है। हमारा अप्रोच क्या होगा करने का, और अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, तो जो भी आपका जो कथन दिया गया होता है, जैसे यहाँ पे कथन दिया गया है, कुछ फूल रसायन है, कुछ रसायन जड़ी बूटी हैं, इन्हीं कथन के आधार पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम के आधार पे देखेंगे कि ये जो निष्कर्ष दिया गया है, 2 निष्कर्ष दिया गया है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, या कुछ फूल जड़ी बूटी है, तो
क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक बात और मैं बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आप प्रो लेवल के हो जाएंगे तो आप देख करके बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, उस बात को भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में आप देख करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया है कथन। कुछ फूल रसायन है, बना लेते हैं। कुछ जो फूल है ना डियर, वो क्या है, तो आपके कुछ फूल क्या है, रसायन है, बना लेते हैं, रसायन है। ठीक है, रसायन है, कुछ फूल क्या है, रसायन है। और कुछ रसायन क्या है, जड़ी बूटी है। जो ये कुछ रसायन है ना, कुछ जो ये रसायन है आपके, तो ये जड़ी बूटी है। कुछ रसायन क्या है, तो ये आपका जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है। ठीक है, इसको रसायन को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, जड़ी बूटी है। अब देखिए निष्कर्ष इसी डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करेंगे। पहला दिया गया है, कोई भी फूल क्या है, जड़ी बूटी नहीं है। कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, बिल्कुल बात गलत बोल रहा है, यानी फर्स्ट गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है कि कुछ फूल जड़ी बूटी है। कुछ जो फूल है क्या है, जड़ी बूटी है, ये भी नहीं बात बोल रहा है भैया, कहाँ कुछ फूल जड़ी बूटी है, दोनों गलत है। अब देखिए दोनों तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। जब दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, लेकिन ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को देखने पे पता चल रहा है कि एक जो स्टेटमेंट पहला है वो निगेटिव है। जैसे बोल रहा है कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, निगेटिव है। दूसरा पॉजिटिव है, कुछ फूल जड़ी बूटी है, दूसरा पॉजिटिव है कि नहीं। और दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि पहले वाले आपका जो सेंटेंस दिया उसमें भी फूल है और जड़ी बूटी उसमें भी है, और दूसरे वाले में भी फूल है और यहाँ नीचे जड़ी बूटी भी है। यानी जब भी इस तरह का प्रश्न मिले कि एक जो आपका जो स्टेटमेंट हो निगेटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो आपका डायग्राम के अनुसार, और एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो और दोनों में जो शब्द हो कॉमन हो, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में जो हमारा आंसर होता है या तो एक निष्कर्ष या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत खतरनाक प्रश्न है। ठीक है, जब भी कोई आपको जैसे यहाँ पे मिल जाए कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, निगेटिव था, फूल भी था जड़ी बूटी था, दूसरे में भी देखिए फूल भी है जड़ी बूटी है लेकिन ये पॉजिटिव है, और दोनों सेंटेंस जो गलत हैं डायग्राम के अनुसार, तो उस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब मैं बता रहा था कि कैसे आप देखते हैं, इसको समझ जाइएगा। तो सिंपल सी बात है, निष्कर्ष में केवल यही दो दिया था ना, और एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव था, दोनों में क्या था, दोनों में फूल और जड़ी बूटी कॉमन था। तो आप सिंपल सी बात है कि आप इस केस में क्या होगा, दो ही निष्कर्ष दिया है, तो या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है, बनाने की भी डायग्राम जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसका आंसर करके निकल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।